On a very warm welcome to Desirous YouTube channel. Friends, we are going to start with today's news. द हिंदू में कवर किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है और टॉपिक रिलेटेड टू जीएस मेंस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है. ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट चाइना सी क्लेम्स एंड यूएस कंसलेटिंग चेंगडू रेडीज फॉर क्लोजर. अभी क्या है कि देखो साउथ चाइना सी हमेशा से देखो डिस्प्यूटेड रहा है. ओके, एज वी ऑल नो. और 9 जो डैश लाइन है हमेशा जो है चाइना ने ये बोला है कि इसके अंदर जो भी वाटर आता है, जितना भी एरिया आता है वो चाइना में होता आता है. ये किस बेसिस पर चाइना बोलता है? देखो जो चाइना का जो जैसे ये कॉन्टिनेंट है, इसका कुछ भाग जो है इस वाटर के अंदर में है, जिसको बोलते हैं आर्चिपेलागो. तो इसके अकॉर्डिंग जो चाइना क्लेम करता है कि जो है जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये जो 9 डैश लाइन में जितना भी एरिया है वो उसके अंडर में आता है. बट यहीं पे कुछ स्मॉलर कंट्रीज़ भी हैं जो कि आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हो गया वियतनाम, हो गया फिलीपींस, हो गया. इनका कहना है कि ये जो है उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है. ओके, सो हमेशा इसी कारण जो है कंट्रीज़ में डिस्प्यूट रहता है और कभी कभार यूएस जो है इंटरफेयर करता है ना, ऑस्ट्रेलिया इंटरफेयर्स. सो हमेशा एक ये डिस्प्यूटेड रहता है क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बहुत सही है. अगर चाइना ने इस पे कब्ज़ा कर लिया तो कहीं ना कहीं जो है वो जो है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी रूट उस पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा. ओके, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है यूएन में अभी एक फॉर्मल डेक्लेरेशन रिपोर्ट सबमिट करा है, जिसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो बीजिंग का जो ये टेरिटोरियल और मैरीटाइम क्लेम है साउथ चाइना सी पर, इस पर कोई भी बेसिस नहीं है और देयर इज़ नो लीगल बेसिस टू ड्रॉ स्ट्रेट बेस लाइन कनेक्टिंग द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ मैरीटाइम फीचर्स, जैसे कि आइलैंड ग्रुप्स हो गया इन द साउथ चाइना सी इंक्लूडिंग अराउंड द फोरशा कॉन्टिनेंटल और आउटलाइन आर्चिपेलागोस. अब क्या है कि इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है चाइना सी क्लेम जो है यूएन में फॉर्मली जो है रिजेक्ट कर दिया. अब आते हैं हम लोग यूएस कंसलेटिंग चेंगडू रेडीज फॉर क्लोजर. अभी यूएस ने जो है चाइना का जो है जितने भी एम्बेसीज हैं वो सब क्लोज करने को बोल दिया था. सो इसके रिटेलिएशन में चाइना ने चेंगडू में जो है यूएस एम्बेसी को क्लोज करने की बात कही है और बोला है कि बट हाँ, क्लोज करने को बोल दिया है बट वो एक डेडलाइन नहीं दी है कि कब इन लोगों को फाइनली एग्जिट कर देना है, एकदम पूरा अपना सामान लेके एग्जिट कर देना है. और हॉस्टन में देखा गया है कि जब ये लोग चाइनीज़ जो है लीव कर रहे थे तो यूएस ने क्लेम करा है कि वहाँ के लोग जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है लेके जा रहे थे, एज वेल एज बिन्स पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो थ्रो कर दिए थे. और ये सब सिचुएशन एम्बेसीज क्लोज होने की सिचुएशन ज़्यादातर वॉर टाइम में आती है, भले ही वो कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन ही क्यों ना हो. ओके, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और जीएस थर्ड के टॉपिक को कवर करते हैं. इसमें आईआईटी खड़गपुर है और डेवलप्स रैपिड टेस्ट किट, और ये वाला भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है. यूएन रिपोर्ट्स फ्लैग आईएस थ्रेट इन कर्नाटका और केरला. अभी देखो आईआईटी खड़गपुर ने जो एक किट जो है वो डेवलप करी है. ये कैसे, ये स्मार्टफोन है, उसमें क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा, ऐसा कस्टमाइज कर दिया है इसको कि पर्सन कोविड पॉजिटिव है कि नहीं, इससे ये चीज़ पता चल जाएगी. क्या करेंगे कि देखो स्मार्टफोन है तो ये एक पोर्टेबल डिवाइस है. ओके, ये भी ध्यान रखना है. और इसको इसमें क्या है कि जो सलाइवा सैंपल्स हैं, ओके, टेस्ट रिजल्ट्स हैं जो सलाइवा सैंपल के, इसको इसमें फीड करा जाएगा. इसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाएगा कि विद इन 1 आवर, ओके, विदाउट रिक्वायरिंग मैनुअल इंटरप्रिटेशन, ये पता चल जाएगा कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है. अब इससे क्या होगा कि जो पीसीआर मशीन है वो लगभग क्या है 15 लाख तक उसमें लग जाता है. तो ये एक इजी वे होगा स्मार्टफोन के थ्रू टेस्ट करना. और ये स्मार्टफोन ऐप बनाई जाएगी फॉर टेस्ट रेट विदाउट एनी मैनुअल इंटरेक्शन. ओके, जिसको इजीली डाउनलोड किया जा सकता है. अभी क्या है कि अभी इस टेस्ट का लगभग कॉस्ट
₹2000 पड़ रहा है। बट जैसे जो है इसको कमर्शियलाइज़ कर दिया जाएगा और कह सकते हैं एक पैन इंडिया उसमें फॉर्म में लाया जाए, तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगी। और स्मॉल पोर्टेबल यूनिट कैन बी यूज्ड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट। वन मोर रिप्लेसमेंट ऑफ द एक मेयरली एक चीज़ क्या करनी है, जो पेपर कार्ट्रिज है आफ्टर ईच टेस्ट उसको चेंज करना है, और उस की कॉस्ट लगभग 400 पर टेस्ट है। बस इतना करना है और इसके बाद आप एम्पल अमाउंट ऑफ टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है और भी आरएनए रिलेटेड वायरस है, उससे रिलेटेड जो टेस्ट करने में भी हेल्पफुल रहेगा। ओके, ये वाली किट। यूएन रिपोर्ट्स फ्लैग आईएस थ्रेट इन कर्नाटका एंड केरला। यूएन की एक रिपोर्ट आई है, इसमें ये इसके अकॉर्डिंग कि इस्लामिक स्टेट का जो टेररिस्ट थ्रेट है अब केरला और कर्नाटका में दिख रहा है। ये है कि अलकायदा से कहीं ना कनेक्शन यहाँ के कुछ लोगों का दिख रहा है। ओके, एंड ये इस तरीके से हो रहा है बिकॉज अलकायदा जो है अब रिटेलिएशन लेना चाहती है, और क्योंकि उसके फॉर्मर जो लीडर उसका डेथ हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये रिटेलिएशन लेना चाहती है। लगभग जो 180 से 200 मेंबर्स जो हैं ऐसे मिले हैं जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं अलकायदा के लिए। सो अलकायदा ऑल्सो इज नोन एज दाइश नाम से भी जाना जा सकता है। एस्टेब्लिश अ न्यू प्रोविंस इन इंडिया, the first of this kind of announcement that came after clashes between militant and security forces in Kashmir. Okay, so now let us move on to the other topic. prelims related news है, कश्मीर सैफरॉन को अब जीआई सर्टिफिकेट मिल गया है। चलिए इसको कवर करते हैं। कश्मीर में देखो सैफरॉन होता है, वो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है और ऑरेंज कलर का होता है, उसके पेटल्स होते हैं, उससे बनाया जाता है, फ्लावर के पेटल्स से। और इसको अब जो है जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग मिलने से क्या हुआ है कि बहुत चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आपको एक्सपोर्ट में हेल्पफुल रहेगा वो, एज वेल एज अच्छा प्राइस मिलने लग जाएगा। और जो माल न्यूट्रिशन मैंने एडल्ट्रेशन है, एडल्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा जीआई टैग मिलने के कारण। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये है कि देखा जाए तो अभी क्या है कि धीरे-धीरे जो इसका कल्टीवेशन है वो कहीं न कहीं कम होता जा रहा है। सो इसको भी एक बूस्ट मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अदर टॉपिक्स को कवर करते हैं। एंड इट इज़ रिलेटेड टू मेड इन इंडिया हैंडमेड कॉपी ऑफ स्ट्रेडिवेरियस वायलिन। अभी देखो वायलिन जो है ज़्यादातर जो है इंडिया में नहीं बनता था, बिकॉज़ कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो इंडिया में नहीं मिलती हैं वायलिन के बनाने के लिए। तो कुछ लोगों ने क्या करा कि अटेम्प्ट करा कि वहाँ फॉरेन कंट्री से वो चीज़ मंगाना, और जैसे कि टीक हो गया, इंडिया में क्या यूज़ करने लगे, टीक हो गया और जैक फ्रूट वगैरह यूज़ करने लगे। बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या यूज़ करते थे, स्प्रूस वुड यूज़ करते थे, मैपल वुड यूज़ करते थे। तो जो है इसके कारण क्या है, देखो अब जो ये इंडिया में बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये हैंडमेड बन रहा है। ओके, और हैंडमेड में क्या है कि एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वॉइस आ रही है। और इसकी कॉस्ट लगभग 1.5 लाख है, एंड इट इज़ तमिलनाडु और केरला के लोग मिलके बना रहे हैं। सो दिस इज़ देयर कि अब ये इंडिजिनसली भी डेवलप होने लग जाएगा, और अगर जो है गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन हो तो इसकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। एंड इंडियन एक्सप्रेस को हम कवर करते हैं न्यूज़पेपर को, और इसमें ये 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। आरबीआई साइंस $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका। और अदर न्यूज़ है न्यू पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेस्ट्रिक्शन। आरबीआई ने जो है अभी एक एग्रीमेंट साइन करा है, लगभग जो है 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी श्रीलंका के साथ। इससे क्या होगा कि जो फॉरेन रिजर्व है उसका बूस्ट मिल जाएगा। ओके, अब क्या है कि जो अभी देखा जाए तो श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 6.7 बिलियन है। इंडिया का कितना है, 517.63 बिलियन है। अब स्वैप अरेंजमेंट में होगा क्या, ये जो कंट्री है provides dollar to a foreign central bank at the which at the same time provides the equivalent funds in its currency to the former.
ओके, जैसे कि जो है एक कंट्री है, वो फॉरेन सेंट्रल बैंक हो गई, उसकी वहाँ की मेन बैंक हो गई, उसको डॉलर्स प्रोवाइड कराएगा। ओके, और उतना ही जो है प्रोवाइड्स द इक्विवेलेंट फंड्स टू इट्स करेंसी, और उतने ही फंड जो प्रोवाइड कराएगा। और ये सब किस में होगा? ये मार्केट एक्सचेंज रेट पर होगा ये सारी चीजें। ओके, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन द पार्टीज एग्रीज टू स्वैप बैक दिस क्वांटिटी, जितना भी हुआ। ओके, ये इस टाइम पे जो अभी कोविड टाइम पे जितना भी इनमें हुआ, या फिर कह लें जितना भी स्वैप टाइम का ड्यूरेशन है, उसमें जितना भी वो लोग ट्रांजेक्शन करेंगे वो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो फिक्स करा, जैसे नेक्स्ट डे या फिर 2 साल तक या फिर 3 साल तक या 4 साल तक, ये कब जो है वापस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जितना अभी इन्होंने दिया, ये 2-3 साल बाद ये फिर से उनको फिर से वापस करना होगा। तो इस तरीके का है। सो अब ये क्या है कि स्वैप फैसिलिटी में होता है क्या है कि एक फिक्स डेट पर जो भी चीज़ें होंगी वो उसी के मार्केट रेट पर उसी पे चीज़ें स्वैप होंगी, भले ही कितना भी जो है मार्केट डाउन चला जाए या अप चला जाए। तो स्वैप फैसिलिटी का सबसे सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि एब्सेंस ऑफ एन एक्सचेंज रेट रिस्क एट द, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ओके, and the facility provides the country which is getting the dollar with the flexibility to use the reserve at any time in order to maintain an approximate level of BOP और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, और वो कंट्री किसी भी टाइम जो है वो उस रिजर्व को यूज़ भी कर सकती है। और ये चीज़ स्वैप जो है एग्रीमेंट है, ये सार्क रीजन्स के साथ भी है, लगभग जो है $2 बिलियन का हुआ है। ओके, और जितने भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, ओके, एक्सेप्ट चाइना वगैरह, इंडिया ने ये स्वैप फैसिलिटी करवा ली है। एंड इंडिया ऑलरेडी है 75 बिलियन bilateral currency swap line with Japan also. Okay, or so this was there in this news. And अदर न्यूज़ इज न्यू पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेस्ट्रिक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो जैसे कि जनरल फाइनेंशियल रूल है, इसमें क्या है कि कर्व हो जाएगा ऑन पॉलिटिकल पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम बिडर्स ऑफ कंट्रीज विच शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया। ओके, जो भी शेयर कर रहे हैं उन पे, इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने का बात है। सो एनी बिडर फ्रॉम कंट्रीज जो कि लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है विल बी एलिजिबल ओनली इफ, अगर वो रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय DPIIT के उसमें। ओके, एंड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक मैंडेटरी पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस, उनको लेना पड़ेगा कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ओके, और ये डायरेक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया है कि ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेस्ट्रिक्शन है वो भी अप्लाई करें स्टेट गवर्नमेंट्स। जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडीज हो गई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गई, PPP पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गई, भले ही वो स्टेट UT वगैरह कहीं पर भी हो, उन्हें इस ऑर्डर को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये ऑर्डर किस केस में अप्लाई नहीं होगा? अगर कोई प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब उस केस में ये ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा किसी कंट्री के साथ। ओके, और रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज एंड, जो भी अगर कहीं पे प्रायर रजिस्ट्रेशन हो गया तो उस केस में भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, तो बट ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, ओके, एज पर द ऑफिशियल डेटा आउट ऑफ दीज लैंड शेयरिंग बॉर्डर द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड लाइंस ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। तो बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे इतने जो है रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि इनमें इनको ऑलरेडी क्रेडिट दिया गया है और क्रेडिट देने के कारण इस पे अभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकते हैं। और
अप्रूवल वाज कंपलसरी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज जो भी शेयर कर रहे हैं बॉर्डर्स इंडिया से। और सो दिस वाज देयर। सो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको जो भी कंट्रीज हैं बाहर को उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके। और अपना जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा एमएचए से। एंड सेंट्रल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गए और यूटीज हो गई, इनको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर किसी कंट्री को इंडिया ने क्रेडिट दे रखा है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब कहाँ नहीं अप्लाई होगा? दैट इज इन बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और म्यांमार में ये न्यू प्रोक्योरमेंट रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। ओके। अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको क्लियरेंस लेना जरूरी है। सो यही बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।